तंत्र। तो आज हम बात करेंगे कि अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। द्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालयी अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र की तीसरी नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, दूसरा अरब सागर नदी तंत्र। तो अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? जब एक निश्चित नदी निर्धारित मार्ग से होकर बहती है और उस नदी में कई नदियां आकर मिल जाती हैं तो उसे कहते हैं अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र, हिमालय से निकलने वाली नदियां और उस जब कई नदियां आकर उसमें मिल जाती हैं तो इसे हिमालयी अपवाह तंत्र कहते हैं। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के समूह को सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसमें पहला कि सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों को सिंधु नदी तंत्र कहा गया है। अब इसमें बात करेंगे कि सिंधु नदी से संबंधित परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है और सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है, सिंधु नदी पाकिस्तान में कहाँ प्रवेश करती है और इसका मुहाना कहाँ है। तो आइए शुरू करते हैं। तिब्बत के पठार पर एक झील है, इस झील को कहते हैं मानसरोवर झील। ये उद्गम स्थान और कहीं कहीं पूछा जाता है कैलाश पर्वत, कहीं कहीं लिखा रहता है बोखरचू से निकलने वाली नदी सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो दम चौक के निकट प्रवेश करती है। दम चौक के निकट प्रवेश करती है। और पाकिस्तान में किसके निकट पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है? चिल्हास के निकट सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और इसका मुहाना कहाँ है?
मुहाना अरब सागर। और इस नदी के किनारे पाकिस्तान का एक प्रमुख शहर जिसका नाम है कराची। कराची शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो सिंधु नदी। तो सिंधु नदी से संबंधित परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो यही प्रश्न बनता है कि उद्गम स्थान और भारत में प्रवेश और पाकिस्तान में प्रवेश। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान अगर आपसे पूछा जाए कि मानसरोवर झील से, तो मानसरोवर झील। या अगर पर्वत से पूछा जाए कि सिंधु नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है, तो कैलाश पर्वत। अगर पूछा जाए कि तिब्बत के पठार पर किस स्थान से, तो बोखरचू स्थान से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और सिंधु नदी को तिब्बत के पठार पर किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत के पठार पर किस नाम से जानते हैं? तो उसको कहते हैं शेर मुख या सिंही खम्बाब के नाम से जाना जाता है। और दमचौक के निकट ये भारत में प्रवेश करती है। जब ये उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचती है, तो बुंजी स्थान पर यहां पड़ता है बुंजी नामक स्थान। बुंजी नामक स्थान पर सिंधु गहरे गार्ज का निर्माण करती है। इस गार्ज की गहराई 5181 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। बुंजी नामक स्थान पर ये जो जम्मू कश्मीर में ऊंचे पहाड़ी से प्रवाहित होने के कारण जब उसका जल नीचे आता है, तो लद्दाख श्रेणी को काटकर ये गहरे गार्ज का निर्माण करती है। विश्व का सबसे गहरा गार्ज कौन सा है? तो सिंधु गार्ज है, जिसकी गहराई 8181 मीटर है। किस पर्वत श्रेणी को काटती है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी। और कभी कभी ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? तो इसका नाम है, इस पर्वत श्रेणियों के बीच तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर प्रवाहित होती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर प्रवाहित होती है। अब सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। अब ये समझौता कब हुआ था? पूछा जाता है 1960 ईस्वी में। तो सिंधु घाटी नदी समझौता कब? 1960 ईस्वी में। यह सिंधु घाटी नदी समझौता 1960 ईस्वी में 2 समझौता हुआ था। पहला समझौता में क्या कहा गया था कि सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% जल का उपयोग भारत करेगा। जो सिंधु, झेलम और चिनाब नदी है, इस नदी के 80% जल का उपयोग
कौन करेगा? तो पाक करेगा। और सिंधु झेलम चिनाब नदी के 20% जल का उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। लेकिन दूसरे समझौते में क्या कहा गया कि रावी, ब्यास और सतलज नदी के 20% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 80% जल का उपयोग भारत करेगा। भारत को करने के लिए कहा गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि चिनाब नदी, सिंधु की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। तो इसमें हम ये भी बात कर लेते हैं कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी के उद्गम से लेकर उसके मुहाने तक की लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर है। लेकिन भारत में सिंधु नदी कितनी दूरी तक बहती है? तो दमचौक से लेकर चिल्हास के निकट भारत में सिंधु नदी 1114 किलोमीटर की दूरी में भारत में सिंधु नदी केवल प्रवाहित होती है। अब हम बात करेंगे कि सिंधु की प्रमुख सहायक नदी चिनाब। तो चिनाब नदी कहां से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा, जब दो नदियां टंडी में मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा से चिनाब नदी का जन्म होता है या चिनाब नदी उत्पन्न होती है। और चिनाब नदी ऐसे प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान के मिठान कोट में सिंधु नदी में मिल जाती है या मिलती है। चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो चिनाब नदी की लंबाई चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। और चिनाब से संबंधित हमारे परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इसमें पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था और भारत की एकमात्र सहायक नदी जो कौन सी जो भारत की ओर से सिंधु नदी में मिलती है। तो बात करते हैं चिनाब का प्राचीन नाम आसकिनी था और चिनाब एकमात्र भारत की सिंधु की सहायक नदी है। अब बात करते हैं कि झेलम नदी से संबंधित कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में बैरी नाग के निकट से होता है और ये उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए जाती है और ये पाकिस्तान में झुंग नामक स्थान पर
झुंग नामक स्थान पर आकर चिनाब नदी में मिल जाती है। तो ये बैरीनाग के निकट शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी निकलती है और ये उत्तर की ओर जाती है, तो ये एक झील का निर्माण करती है जिसको कहते हैं वुलर झील। वुलर झील जिसे कहा गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसी नदी के किनारे यहाँ पर स्थित एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है श्रीनगर। श्रीनगर जिसे सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया था या स्थापित किया गया था। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो झेलम से संबंधित प्रश्न क्या और बनते हैं? तो सबसे पहला प्रश्न, पुराना नाम क्या है? झेलम का पुराना नाम है बीतस्ता। झेलम का पुराना नाम बीतस्ता है। और झेलम की सहायक नदी कौन सी है? तो झेलम की सहायक नदी की बात करते हैं तो पाकिस्तान से बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है किशनगंगा। ये पाकिस्तान से निकलकर जम्मू कश्मीर में झेलम में मिलती है। तो झेलम की सहायक नदी किशनगंगा है। किशनगंगा को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानते हैं। और झेलम नदी की लंबाई कितनी है? तो झेलम नदी की लंबाई शेषनाग से झुंग तक कुल लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर। लेकिन ये भारत में कितनी दूरी तक प्रवाहित होती है, बहती है? तो 400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। सतलज, अब हम बात करेंगे सतलज नदी से संबंधित क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? तो सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के बगल में स्थित राकस ताल से होता है। राकस ताल से निकलती है। तो ये हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिस दर्रे का नाम है सिपकीला दर्रा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत में सिपकीला दर्रा से होकर प्रवाहित होने वाली या प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? तो यहां से जब ये प्रवेश करती है तो उस नदी को कहा जाता है सतलज नदी। सतलज नदी आकर यहाँ पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। सतलज नदी का प्राचीन नाम सतलज नदी प्राचीन नाम सतुद्री कहा गया है। और इस सतलज नदी की कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। लेकिन ये भारत में 1050 किलोमीटर की दूरी पे प्रवाहित होती है। अब प्रमुख नदी जिसका नाम है रावी नदी हिमाचल प्रदेश में
रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से निकलती है और हिमाचल प्रदेश, पंजाब होते हुए आकर चिनाब नदी में मिलती है। रोहतांग दर्रे से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? रावी है। रावी नदी, रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 725 किलोमीटर। रावी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 725 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषड़ी है, पुरुषड़ी कहा गया है। और यह इतिहास में इसका एक प्रश्न बनता है कि पुरुषड़ी नदी के किनारे कौन सा युद्ध हुआ था? तो दसराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? पुरुषड़ी नदी के किनारे हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? 10 राजाओं और सुदास के बीच हुआ था। इस युद्ध में, दसराग युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो 10 राजाओं की विजय हुई थी और सुदास की पराजय हुई थी। अब इस नदी तंत्र में, सिंधु नदी तंत्र में मिलने वाली एक और नदी है जिसका नाम है ब्यास नदी। ब्यास नदी, ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती, हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड से निकलती है और हरिके बराज में, हरिके बराज में आकर सतलज नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी, ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 470 किलोमीटर। और इस नदी का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है? तो बिपाशा, बिपाशा कहा गया है। और हरिके बराज से, जहां पर सतलज में ब्यास नदी आकर मिलती है, उस स्थान को हरिके बराज कहा गया है। इस हरिके बराज से भारत की सबसे लंबी नहर, लंबी नहर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है। इंदिरा गांधी नहर को मरुस्थल की या राजस्थान की मरुगंगा भी कहा गया है। राजस्थान की मरुगंगा कहा गया है, मरुगंगा कहा गया है। और इंदिरा गांधी नहर को पूछा जाए कि किसके सहयोग से या किस देश के सहयोग से, किस देश के वित्तीय सहयोग से, किसकी आर्थिक सहायता से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है? तो विश्व बैंक के सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से इंदिरा गांधी का निर्माण किया गया है। अब हम बात करते हैं कि पंच नद में कौन कौन सी नदियां सम्मिलित हैं। तो पंचनद में सम्मिलित नदियों की बात करते हैं कि पंचनद में कौन सी नदियां सम्मिलित हैं। तो पंचनद में सम्मिलित नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इन 5 नदियों के सम्मिलित भाग को ही क्या कहा गया है? पंचनद कहा गया है। पंचनद में 5 पंजाब का मैदान क्या है? अब हम बात कर लेते हैं कि कौन, पूछा जाता है प्रश्न में आपके कि कौन सी नदी पंचनद में सम्मिलित नहीं है। तो पंचनद में 5 नदियों के अलावा जो भी नदी आपको ऑप्शन में दिखती है तुरंत उसको करेंगे, क्योंकि पंचनद में केवल झेलम नदी, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज ही सम्मिलित हैं। तो ज्यादातर इसमें उत्तर देखने को मिलता है सिंधु, क्योंकि सिंधु में ये मिलती है तो इसीलिए सिंधु को पूछा जाता है। तो ज्यादातर हम लोग इसका उत्तर गलत कर देते हैं, सिंधु को
मानते हैं कि पंच में सम्मिलित है, लेकिन सिंधु नदी पंचनद में सम्मिलित नहीं है। तो पंचनद की ये 5 नदियां हैं, इन्हीं को पंच का नद कहा गया। अब हम बात करेंगे पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान क्या है? ये 5 नदियों के बीच के दोआब भाग को ही मैदान, पंजाब का मैदान कहा गया, क्योंकि ये 5 नदियां पंजाब राज्य से होकर प्रवाहित होती हैं। तो पंजाब का मैदान को भी कई भागों में बांटा गया है। बिस्ट का मैदान या बिस्ट का दोआब, बारी का दोआब, रचना का दोआब, छाछ का दोआब, और बात करेंगे सिंधु सागर का मैदान कहाँ है। तो नदियों के बीच के भाग को ही हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो बिस्ट दोआब किन 2 नदियों के बीच है? तो ब्यास और सतलज नदी के बीच जो दोआब क्षेत्र है, इसको हम बिस्ट दोआब क्षेत्र या मैदान कहते हैं। और फिर बात करेंगे कि ब्यास और रावी नदी के बीच के मैदान को हम क्या कहते हैं? तो ब्यास और रावी नदी के बीच के मैदान को हम क्या कहते हैं? बारी मैदान कहते हैं। बारी मैदान, बारी दोआब कहते हैं। चिनाब और रावी के बीच के मैदान को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रचना दोआब किन 2 नदियों के बीच है? तो चिनाब और रावी के बीच है। अब बात करेंगे कि छाछ दोआब किन 2 नदियों के बीच है? छाछ दोआब झेलम और चिनाब के बीच के मैदान को हम क्या कहते हैं? छाछ दोआब कहते हैं। सिंधु सागर मैदान कहाँ है? या इसको त्रिदोआब कहते हैं। तो ये पूरा जो भाग है सिंधु, झेलम और चिनाब के भाग को हम कहते हैं, मैदान को कहते हैं सिंधु सागर मैदान, या इसको हम त्रिदोआब के नाम से जानते हैं। त्रिदोआब। अब दोआब क्या होता है कि जहां पर 2 नदियां आकर मिलती है, जैसे देखें तो ये ब्यास और सतलज के बीच का ये जो भाग है, इसी भाग को हम क्या कह रहे हैं? दोआब कह रहे हैं। कि जहां पर 2 नदियां आकर मिलती हैं उसके बीच के भाग को दोआब कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो आप उसको शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे दूसरे बच्चों को लाभ होगा कि जो आर्थिक तंगी के कारण कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं तो उनको सहायता मिलेगी। थैंक यू।